हाँ भाई, चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर आपके सामने पहला सवाल है, जल्दी से आ जाओ भाई सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक। 100+ क्वेश्चन रहने वाले हैं, सॉल्व करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी है, ये आपको बताना है, ठीक है। सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर बी है, बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते और बढ़ते हैं। या फिर सी है, इसका जो पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। या फिर आपका ऑप्शन है, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा प्राप्त या फिर इसके द्वारा निर्धारित होता है। ये आपको बताना है, जवाब इसका सही क्या हो जाएगा, बताइए भाई। चलिए बताइए, कमेंट करिए भाई सभी लोग, बताओ भाई, सभी लोग इसका जवाब देंगे भाई, जल्दी जल्दी जवाब दो भाई। देखो कमेंट में किसी का अगर नाम नहीं पढ़ूं तो आप लोग प्लीज समझ सकते हैं कि क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, मैं कमेंट पर फोकस नहीं करूंगा। हाँ आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बी, कुछ लोग ऑप्शन बी बोल रहे हैं, तो ऑप्शन बी क्या बोल रहे हैं, बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, हर बच्चा जो है एक जैसी सिचुएशंस में नहीं रहता है, सब बच्चे जो है अलग अलग कल्चर में अलग अलग परिस्थितियों में पलते और बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आप लोगों ने जवाब दिया है, मजा आ गया। अगला सवाल क्या है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विकास डेवलपमेंट से ये क्वेश्चन है। विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। अब ये बताना है घुमावदार विशिष्टता अधोगामी या शीर्षगामी, इसमें आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। हाँ बहुत बढ़िया भाई, चलो बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब देंगे। सेकंड का सी आप लोग जवाब दे रहे हैं, अधोगामी। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को पता है जो अधोगामी होता है, अधोगामी में रीढ़ की हड्डी से या फिर रीढ़ की हड्डी से बाहर की तरफ, रीढ़ की हड्डी से बाहर की तरफ होता है विकास बच्चे का, ठीक है, बाहर। और ये जो शीर्षगामी है ये सिर से पैर की तरफ, ठीक, सिर से पैर की तरफ, ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुछ लोगों ने यहाँ पर सही जवाब भी दिया है, बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। इसी के साथ में अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशील वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ये आपको बताना है। कल्पनाशील का मतलब क्या है, कल्पना करने लगते हैं, मतलब अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, जिसमें बच्चे फील करते हैं और सामने चीजें नहीं होती हैं, कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। ये बताना भाई, सभी लोग जवाब देंगे इसका, सभी लोग इसका जवाब देंगे। क्या है राइट आंसर आपका, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, चलो भाई जल्दी से बताओ। 3 का बी, आप लोग जवाब दें 3 का बी। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, 3 का बी आप लोग जवाब दे रहे हैं भाई, 3 का बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बताओ, मध्य बाल्यावस्था या फिर एडोलसेंस किशोरावस्था, सही आंसर बताना। सभी लोग कमेंट करिए भाई, सभी लोग इसका जवाब देंगे, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए आप लोग। शैशवावस्था तो नहीं होगा आपका, प्रारंभिक बाल्यावस्था भी आपका नहीं होगा। अब बताओ मध्य बाल्यावस्था, 3 का सी, बहुत बढ़िया, 3 का सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो मिडिल चाइल्डहुड, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है भाई, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब आपको बताना प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज क्या होती है, चलो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी भाई, चलो हाँ
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोर्थ का आपको बताना है, फोर्थ का आपको बताना है, निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। द्वितीयक संस्थाएं मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो प्रारंभिक जो होती है, प्रारंभिक जो होती है वो आपको पता है, प्रारंभिक जो होती है ये आपका परिवार हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जो है अपने परिवार से ही मिलता है। बच्चा जब समाज से मिलता है तो उससे पहले आप परिवार के अंदर जो होता है बच्चे का पालन पोषण और सारी क्रियाएं जो है परिवार के अंतर्गत होती, जिसमें माता पिता भाई बहन चाचा चाची दादा दादी ये सब सारे लोग आते हैं। तो आपको पता है परिवार तो आपका होने से रहा, तो पहला तो हो नहीं सकता। आपसे पूछा है क्या बच्चों में द्वितीयक संस्थाएं, द्वितीयक संस्थाएं आपको पता है, द्वितीयक संस्थाएं में सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन पहला नहीं होगा। आपको पता है पहला नहीं होगा तो पहला यहाँ भी है, यहाँ भी है और पहला यहाँ भी है। तो दूसरा तीसरा चौथा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दूसरा तीसरा चौथा हो जाएगा आपके द्वितीयक एजेंसी। ठीक है, अगला सवाल क्या हो जाएगा, अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहा है रुचि को 3 पेंसिल, रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती हैं, वह देखती है कि पेंसिल का पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल खा पेंसिल गा से बड़ी है। ठीक है, जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि गा गा से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है, ये बताना है आपको। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था को दर्शाती है ये बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। जल्दी से भाई आप लोग जवाब दीजिए। चलो भाई जवाब दीजिए मेरे भाई, हाँ जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ सी ए, बहुत बढ़िया। आप लोग जवाब दे रहे हैं सी, सकर्मक अनुमान, सकर्मक अनुमान, फिफ्थ का सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो भैया अगला सवाल, अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है, ये आपको बताना है। जीन पियाजे का जो है मूर्त संक्रियात्मक मतलब तीसरा वाला कंक्रीट ऑपरेशनल, ठीक है, जिसकी एज क्या होती है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष में बालक क्या करने लगता है ये आपको बताना है भाई, 7 से 11 वर्ष। ठीक, चलो जल्दी से बताओ, प्रतिवर्तन या फिर परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन या अमूर्त चिंतन, प्रतिज्ञाप्ति चिंतन, अभी आपको बताना भाई, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने और इसका देना है आपको जवाब, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए भाई। 7 से 11 इसमें आपको पता है कि आपका ऑप्शन नंबर जो कि आप लोग जवाब भी दे रहे हैं प्रतिवर्तन रिवर्सिबिलिटी, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग, आपको बताना है लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ये आपको कमेंट करके बताना। तो जल्दी से भाई कमेंट करके बता दो, द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है ये आपको बताना है। पारंपरिक, अपारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था कन्वेंशनल, क्या बताया था, कन्वेंशनल होता है, ठीक है, कन्वेंशनल, ठीक, और यहां पर अगर पहले की बात करेंगे तो प्री कन्वेंशनल हो जाएगा, ठीक है, प्री कन्वेंशनल हो जाएगा, ठीक, प्री कन्वेंशनल हो जाएगा। और बात की अगर हम बात करेंगे तो पोस्ट कन्वेंशनल होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अब देखो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो अब देख लो कन्वेंशनल स्टेज हो गई आपकी, होती है, पोस्ट होती है, प्री होती है, ये तीनों तो होती है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है आपका नहीं होता है, और जो नहीं होता यही आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आया मेरे भाई, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगला सवाल क्या है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक अध्यापिका आप में से कोई एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ठीक, तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। मतलब कोई एक कार्य उसको नहीं करना है मेरे भाई, एक कार्य नहीं करना है, बाकी 3 कार्य करने हैं। तो जो नहीं करना है वही आपको बताना है। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पढ़ लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर 1 है, सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, या फिर विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, या फिर सी है अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, या आवश्यकताओं के अनुसार पाठ का प्रयोग करना। ये तो सारी चीजें सही लिखी हैं मुझे लग रहा है, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, वो आपको बताना है मेरे भाई क्या सही हो जाएगा। ठीक है, आपको एज अ टीचर क्या चीजें नहीं करनी ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब आपको देना है, और आप लोग ऐसे जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, उसके बाद आप इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 बताएंगे। चलो भाई, आपको पता है क्या पता है भाई, आपको पता है कि जो मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल होता है ये चीज गलत हो जाती है, तो यही चीज आपको नहीं करनी है। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने जवाब दिया मेरे भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई। अगला सवाल है आपके सामने, अगला सवाल है आपके सामने लेव वाइगोत्स्की, फिर से आपका लेव वाइगोत्स्की के टॉपिक से है। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु तो उपयुक्त बताया है, ये आपको बताना है। सहकर्मी सहयोगिता, ये सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, रटकर याद करना, या गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। अब इनमें से आपको बताना है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में आपका कौन सी चीज देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर है 9, आप लोग जवाब दे रहे हैं 9 का ए, सहयोगात्मक शिक्षा, ठीक, सहयोगात्मक या फिर सहकर्मी सहयोगिता, पीयर कोलैबोरेशन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितने लोगों का सही हुआ मेरे भाई? कितने लोगों का सही हुआ? मैक्सिमम लोगों का सही हुआ है। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं? बताइए, मजा आ रहा है ना भाई? मगर मजा आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक करते रहो भाई। मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर सकते हो आप। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको यहाँ पर थ्योरी की क्लासेस करवाई जा चुकी हैं, ठीक है, थ्योरी की क्लास करवाई जा चुकी है, सीडीपी की थ्योरी क्लास आपकी करवाई जा चुकी है, सीडीपी की थ्योरी क्लास हो चुकी है, आपकी सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी भी कंप्लीट करवाई जा रही है, मैथ पेडागोजी हो चुकी है, मैथ पेडागोजी हो चुकी है, आपकी हिंदी पेडागोजी हो चुकी है, आपकी ईवीएस पेडागोजी हो चुकी है, आपकी हिंदी हो चुकी है, हिंदी की जो आपके गद्यांश पद्यांश आता है उसकी भी आपकी क्लास आने वाली है। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है मेरे भाई, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? प्रगतिवादी कक्षा में एक शिक्षिका का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये आपको बताना है। क्या विश्वास होना चाहिए? ऑप्शन ये है, कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए, या फिर अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, या फिर कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, या फिर आपका हो जाएगा विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही अधिक सार्थकता से सीखते हैं। ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10, बताइए। एक जो है प्रगतिवादी कक्षा में के बारे में अध्यापिका का क्या विश्वास होता है, क्या होना चाहिए, आपको बताना है। तो आपको पता है कि कक्षा में हमेशा कठोर जो नियंत्रण है ये चीज गलत हो जाती है। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, केवल कक्षा में ही नहीं होता है, बाहर भी होता है भाई। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और जो विविध प्रकार के जो अनुभव हैं ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है भाई, ठीक है। और ये ड्रिल और अभ्यास ये चीज गलत हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा भाई, आप लोग जवाब दे रहे हैं? हाँ बहुत बढ़िया, अरे वाह मजा आ गया। देखो आप लोग जवाब दे रहे हैं, जो मैंने चीजें बताया आपका ऑप्शन नंबर सी आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का नाम यहाँ पर नहीं लिया जा रहा, आप लोग कह रहे हैं सर ये लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, कुछ लोग कह रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे तो भैया लाइव क्लास है। मैं किसी का नाम नहीं पढ़ूंगा क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज्यादा है और आपको सारी चीजें पढ़ानी है। तो अगर मैं क्वेश्चन आपका पढ़ूंगा, मतलब आपका कमेंट पढ़ूंगा, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए कोई भी अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो भूल जाओ इसको, लाइव क्लास है।
मैं जानबूझकर आप लोगों की कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, बस मैं इतना पढ़ रहा हूँ कि आप आंसर दे रहे हैं नहीं दे रहे। ठीक है, चलो अगला सवाल है आपके सामने। ये सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, किस विचारक ने इस बात को नकारा कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11, इसका देना है आपको जवाब। जल्दी से बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब क्या सही हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए हार्वर्ड गार्डनर जो है आपके ऑप्शन नंबर बी वाले, हार्वर्ड गार्डनर, जिनका आप लोगों ने सही जवाब भी दिया है कुछ लोगों ने, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, इन्होंने कहा, इन्होंने नकारा इस बात को कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कई बुद्धि जिसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस आपको देखने को मिलती है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल है आपके सामने, अगला सवाल क्या कह रहा है, गुड़िया मिलने पर रोहन, गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है। वो कहता है मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं भावना ऐसी है कि गुड़िया से सिर्फ लड़कियां खेलती हैं। ठीक है, क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। देखो वही भावना है इसके अंदर। यह किसका उदाहरण है, आपको बताना है किसका उदाहरण है। आपको पता है जेंडर रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप, जिसका कहीं पर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो चीजें समाज के द्वारा बता दी गई कि ये चीजें लड़की के लिए है, ये चीज लड़का के लिए है, लड़कियां पिंक कलर को पसंद करती हैं, लड़के ब्लैक ब्लू पसंद करते हैं, जिसका कहीं पर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आपको नहीं मिले और समाज में वो चीजें अफवाहें चलती आ रही हैं और जिनको समाज फॉलो भी करता है, आप भी फॉलो करते हैं, आप भी समाज का हिस्सा है, तो वो होता है स्टीरियोटाइप। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 12 और क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया जेंडर स्टीरियोटाइप, जहां पर जिस भी चीज का बारे में कहीं पर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देखने को ना मिले, जो लोग कह रहे हैं मैंने मान लिया, लोग कह रहे हैं आपने इसलिए उसको सही मान लिया, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। ठीक है भाई, यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है, ध्यान में रख लिया भाई, ठीक है। उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को आप क्या कहेंगे, योगात्मक, मानक संदर्भित, रचनात्मक, मानकीकृत। बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका आपको देना है जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए भैया क्या कर रहा है, रचना करवा रहा है। बहुत बढ़िया, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, रचनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़े भाई। अगला सवाल है आपके सामने, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है एक बहुभाषिकता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक संसाधन के रूप में आपको देखना चाहिए। कक्षा में शिक्षक को, एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए लिखा है वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए, या फिर ज्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए, या फिर भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए। ठीक है, और विद्यार्थियों की पसंद के अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए, या फिर एक लक्ष्यांक भाषा, ठीक है, एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ बताइए भैया, नाम नहीं लूंगा किसी का आज, ठीक है, लाइव क्लास चल रही भाई, पढ़ते रहो, आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि ये क्लास लाइव है, रिकॉर्डेड है। चलो पढ़ते रहो, पढ़ने पर फोकस करो, फोकस ऑन योर स्टडी। चलो क्वेश्चन है आपके सामने 14, जल्दी से बताओ भाई इसका जवाब। बहुत बढ़िया, कुछ सी और कुछ बी है ना। चलो देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो सी क्या कह रहा है, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए। आप लोग सी बता रहे हैं, ठीक है, लानी चाहिए। विद्यार्थियों की पसंद के अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति दी जानी चाहिए, ठीक है, ठीक ठीक, ऑप्शन नंबर सी। पहला क्या है, निरुत्साहित, गलत। ज्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जाने प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करनी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऑप्शन नंबर सी तो आपका सही लग रहा है, हालांकि डी भी हम लोग पढ़ेंगे,
डी क्या है? एक लक्ष्यांक भाषा जैसे अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं, ठीक है, गलत बात। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल क्या कह रहा है? हाँ, क्या कह रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा को क्या करना चाहिए भाई? केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, या फिर समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, या अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, या फिर आपको अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए? बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 15। बताइए भैया, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15, इसका देना है आपको जवाब, जल्दी बताओ। केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक। पहला आपका निपट गया ना। अब जब पहला निपट गया, आपको पता है पहला नहीं होगा, तो अब एलिमिनेट करो भाई। पहला आपका यहाँ पर दिख रहा है डी, डी में भी नहीं होगा, ए में भी नहीं होगा, इसमें भी। ए पहला वाला जहां जहां था उसको हमने कट कर दिया है। अब आपका एक ही जगह बचा जहां पर पहला नहीं है, तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। समझ में आ रहा कि नहीं? चलो इस तरीके से एलिमिनेट करना सीखा करो मेरे भाई। अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल क्या रहा है? पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद को ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है, ठीक। क्या कह रही? पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपने पसंद के ही बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा यह कार्य क्या कहलाएगा? जैसे शिक्षिका की कुछ मतलब जो स्टूडेंट फेवरेट स्टूडेंट हैं उनसे ही कुछ प्रश्न पूछ लेती है, जिससे कि पाठ्यक्रम को पूरा वो आसानी से कर सके। तो इस तरीके की जो पाठचर्या है, इस तरीके का जो मेथड है, क्या कहलाएगा? पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है, या फिर यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है, या फिर विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है, या फिर क्या कह रहा है? सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई सभी लोग, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। हाँ, टाइम नहीं होगा आपके पास, क्योंकि आपको अभी कहीं और भी जाना होगा, घूमने टहलने। हाँ, पढ़ाई कर लो भाई, पढ़ाई कर लो, लाइव रिकॉर्डेड के चक्कर में ना पढ़ो, लाइव क्लास है। चलो, दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। चलो बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। आप लोग, कुछ लोग बी और सी, बी सी से खेल रहे हो भैया। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करना, वंचित तो कर ही रहे, विद्यार्थी को समान नहीं दे रही है, समान शिक्षा नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि वो अपनी पसंद के बच्चों से ही प्रश्न पूछ रही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्या है? गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन है तो निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कार्य पूरा करने के लिए सख्त समय बाध्यता निश्चित करना, ठीक, या फिर विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन कैलकुलेटर और गणित संबंधित प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना, या फिर पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्पक्ष मतलब ढकने करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना, या फिर आपका विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना। बताओ भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17। बताइए भाई। हाँ, बहुत बढ़िया, अरे वाह। चलो जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सही बात है, विद्यार्थी को दृश्य, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, आधारित परिकलन कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलो भाई आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा। अगला सवाल है, एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? कौन सी लाभदायक नहीं होगी दृष्टिबाधिता वाले बच्चे के लिए, ये आपको बताना है। स्पर्शिक ग्लोब, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, दृश्य पठन सॉफ्टवेयर, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। बताओ इनमें से कौन सा बच्चे के लिए सही नहीं होगा? हाँ बताइए। आपको पता है कि बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, दृष्टिबाधिता वाला बच्चा है, दृष्टिबाधित बच्चा है, ठीक है। तो अगर आप उसके लिए छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें लेकर के आएंगे तो वो बच्चे के लिए क्या होगा? हेल्पफुल नहीं रहेगा, ठीक है, ये चीज आपको पता है। और जब ये हेल्पफुल नहीं रहेगा तो आपको पता है कि यही वाला आपका निगेटिव हो जाएगा,
मतलब यही वाला गलत हो जाएगा, ये वाला निगेटिव है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए यही सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, कथन दिया गया है भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए, बताओ। सही बात है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, अभी तर्क दिया है प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। सही विकल्प चुनना है आपको, कौन सा सही हो पाएगा। अगला जवाब आप दीजिए जल्दी से। चलो भाई, दिखाई दे रहा है ना, चलो दिखाई दे रहा है, जल्दी से जवाब दो भाई, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। बताओ भाई। ये देखो, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कारण दिया गया है, जो तर्क है, प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बच्चों में विभिन्नताएं होती हैं, उनके हिसाब से क्या है, विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल है आपके सामने, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है, एक सृजनात्मकता या फिर एक सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव बालक ने निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, या फिर नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। अब इनमें से बताओ कौन सा सही हो जाएगा। बताइए। क्वेश्चन नंबर है 20 और 20 का आपको देना है जवाब। बताओ भाई, जल्दी से बताओ भाई। बताइए भैया। बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब दे रहे हैं। देखो, आपको पता है डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब अलग अलग दिशाओं में जब जाकर के बालक सीखता है, सवाल के आंसर ढूंढता है, या फिर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खोजता है, तो आपका राइट आंसर, मतलब राइट आंसर क्या आपका पहला हो जाएगा। जो अभिसारी होता है, इसका एक ही जवाब होता है। तो सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिव जो बालक होगा, वो एक से अधिक सवाल का जवाब ढूंढ करके लाएगा भाई, तो ये आपका सेकंड वाला नहीं होगा। एबिलिटी ऑफ अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन की योग्यता, बिल्कुल सही बात है, ये चीज होती है। ठीक है। एबिलिटी ऑफ जनरेटिंग नोवेल प्रोडक्ट्स, नवीन आमुख, नया नया कुछ क्रिएट कर सकता है, नया कुछ उत्पादन, ठीक है, नया कुछ बना सकता है, तो आपका फोर्थ भी हो जाएगा। पहला तीसरा चौथा आपका ऑप्शन नंबर सी में है। जिन लोगों ने जवाब दिया उनका भाई बहुत बढ़िया, उनका यहाँ पर है सही। ठीक है भाई, उनका है यहाँ पर सही। समझ में आया। चलो अगला देखते हैं भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है, किस कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा ही पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता। बताओ सही बात है या गलत बात है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए भाई। कह रहा है, कारण दिया गया, एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, आपका कथन भी सही था और कारण भी सही था, तो दोनों ही सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखो आपका सवाल क्या है। अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने के लिए कहती है। ठीक है, इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है, निगमनात्मक, आगमनात्मक, अनुकरणात्मक या प्रतिस्पर्धात्मक। जल्दी से बताओ भाई आप लोग। हाँ बताइए, क्या सही होगा, बताओ मेरे भाई। हाँ चलो बताओ क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताइए, मैं इसको साइड में बताइए भाई, क्या सही हो जाएगा। बताओ। आगमनात्मक,
बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। आगमनात्मक में क्या होता है? निगमनात्मक में होता है पहले नियम, पहले नियम और नियम के बाद फिर उदाहरण। ठीक, नियम के बाद फिर उदाहरण। लेकिन आगमनात्मक में पहले होते हैं उदाहरण। क्या होते हैं? उदाहरण। और उसके बाद आते हैं आपके नियम। अब आपको अगर क्वेश्चन में पढ़ने के लिए कहूं ध्यान से, तो क्या कह रही है? अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है, पहले उदाहरण प्रदर्शित कर रही है। ठीक, प्रदर्शित करती है, उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों के द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम। तो पहले उदाहरण आया, फिर नियम आया। बताओ क्या हो जाएगा? आगमनात्मक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे भाई? हो गया ना? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया। चलो अगला देखते हैं भाई। अगला सवाल है आपके सामने, कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण करें, या फिर क्या विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत करें, या फिर मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थी की भर्त्सना है। ये क्या लिखा है भाई? और आपका क्या हो जाएगा? मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। बताओ, कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? आप एज अ टीचर वहां पर क्या करेंगे, ये बताना है आपको। जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 23। हाँ 23, हाँ बताओ, बताओ भाई। देखो, मापदंडों और नियमों, आप लोग डी और सी बता रहे हो। मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थी की सहभागिता, ठीक है, ये चीज आपको करना चाहिए। ये चीज सही बात लिखी है यहाँ पर, बाकी चीजें यहाँ पर गलत हो जाएंगी। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल, यह विकल्प चुनिए, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम पाता है। बच्चे क्या है? अधिगम करें, जिनसे सीखते हैं। कक्षा कक्ष, घर, खेल कूद। बताओ क्या सही हो जाएगा भाई? क्या सही हो जाएगा? क्या सही हो जाएगा? बताओ भाई, सभी लोग जवाब देंगे भाई। 24 बताइए। पहला यहाँ पर, ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, सी। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने जवाब दिए कुछ लोगों ने। ठीक, सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चा खेलकूद के माध्यम से भी सीखता है, प्लेवे मेथड से सीखता है। प्लेवे मेथड से बच्चा बहुत ही अच्छे से सीखता है। कक्षा कक्ष में तो बच्चा सीखता है, घर में भी बहुत सारी चीजें सीखता है बच्चा। ठीक है, तो ये सब हर जगह से बच्चा क्या करता है? अपने ज्ञान का निर्माण करता है, सीखता है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग कौशल जो है के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? ये आपको बताना, ध्यान से पढ़ना, इसका आपको निगेटिव जवाब देना है। ठीक है, मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात, ये करना चाहिए। समस्या को हल करने के लिए छात्रों के विचार मंथन और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी करना चाहिए। ऑप्शन बी भी सही बात है। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार के शिक्षण सामग्री प्रदान करना चाहिए, ये भी सही बात है। मतलब ये तीनों ही चीजें पॉजिटिव लिखी हैं। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और सी भी पॉजिटिव है। हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया का इस्तेमाल पर बल देना, ये आपको गलत हो जाएगा, ये चीज नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों का सही हुआ भाई? बताओ कितने लोगों का सही हुआ है? क्वेश्चन नंबर 25 कितने लोगों का सही हुआ है? डी। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने सही जवाब दिया है भाई, बधाई के पात्र हो आप। हाँ, कितना बड़ा सवाल का जवाब दे दिया आपने। हाँ, कैसी बात करते हो भाई? निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? संरचनावादी कक्षा का लक्षण कौन सा है, ये आपको बताना है। अधिगम प्रक्रिया में अधिगम निष्क्रिय होते हैं। अरे क्या बात कर रहा है मेरे भाई? हाँ, क्या बात करता है? पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने पर, गलत बात। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, गलत बात। ठीक, कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐसे पढ़ो और तुरंत इसका जो है अपना तुरंत जो है ऑन द स्पॉट निकालते जाओ नेगेटिव कीवर्ड, और
इस तरीके से करते जाओ गलत चीजें को, ठीक है। निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? अवरोधक का मतलब है बच्चों की जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो बच्चों की विचारधारा थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें क्या है जो बाधक का कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो आपको पढ़ना होगा इसके लिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। ठीक है भाई, त्रुटियां बच्चों के जो अधिगम की जो प्रोसेस होती है उसका हिस्सा होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, लज्जाजनक कार्य नहीं है भाई। आप गलती नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, जरूरी थोड़ी ना आप एक बार में ही सारे कार्य को अच्छे तरीके से सीख जाएं, आप गलतियां कर करके सीखते हो, ठीक। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती है, ठीक, या फिर अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर है 27। जल्दी से बताओ भाई, आप लोग कमेंट, हाँ हाँ आप लोग कमेंट कर रहे हैं भाई, बताइए। किसी के भी दिमाग में आज आया ना कि लाइव है सर कि रिकॉर्डेड है, तो मुझे ना उसका मुंह तोड़ देना है, ठीक है। पढ़ाई पर फोकस करो, बस लाइव चल रहा है। चलो बताइए। हाँ, त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती हैं, ठीक, अवरोधक है, ये अवरोधक का कार्य करेगी। त्रुटियां जो है अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती है, ये एक बाधक के रूप में कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, बाकी चीजें सही है भाई, ठीक। समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो भाई, कितनी गलत बात है। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, आपका अपना चैनल है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा बाह्य प्रेरणा एक्सटर्नल मोटिवेशन का एक उदाहरण है, ये आपको बताना है। अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है, विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है ये, या फिर नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है, या फिर सितारा अपने स्वसंतोष के लिए अपने से बड़ों से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है, ठीक, या फिर अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करता है। इसका देना है आपको जवाब। बाह्य प्रेरणा को कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है बताता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का देना है आपको जवाब। बताओ, बाह्य प्रेरणा का मतलब है जब इनाम की बात की जाए तो इनाम वाला ऑप्शन ढूंढो, इसमें नगद इनाम पाने के लिए रेयान एक परियोजना के लिए निश्चित, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। बाह्य प्रेरणा मतलब इनाम वगैरह की बात की जाएगी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर आपको इनाम मिलेगा तो आप सीटेट में अच्छे नंबर लेकर आओ तो आपको इनाम मिलेगा, बाहरी प्रेरणा आपको मिल गई कि सर तो मुझे इनाम देंगे तो मैं पढ़ूंगा, है ना। जबकि ये चीज गलत होनी चाहिए, गलत है ये चीज। पॉजिटिव आपका होता है आंतरिक, जो अंदर से आवाज आती है ना कि नहीं भाई आपको पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि मुझे जॉब लेनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक, ये भावना होनी चाहिए। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 29। क्या कह रहा है? कोविड-19 जो अभी आया था, आपको पता है महामारी के दौरान तनाव में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। हाँ बिल्कुल सही बात किया है। इसी टाइम पर मेरा भी जो है बीटेक कंप्लीट हुआ था, है ना। कॉलेज से तो प्लेसमेंट हुई नहीं, मुझे इंडिविजुअली हम लोगों को जाकर के कंपनी में प्लेसमेंट के लिए करना पड़ा। खैर उसके बाद जॉब भी करी थी, लेकिन वर्क फ्रॉम होम था। निम्नलिखित में से किस प्रकार के संदर्भ को स्पष्ट करता है, ये आपको बताना है। प्रतियोगिता और संज्ञान और संवेग, या आनुवंशिकता और निष्पादन, आनुवंशिकता और वातावरण। क्वेश्चन नंबर 29 है, आपको बताना है जवाब क्या सही होगा। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। अब ये किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? कॉग्निशन और इमोशन, ठीक, संज्ञान मतलब दिमागी तौर पर भी आप डिस्टर्ब हुए, ठीक है, और आपके जो इमोशंस हैं, ठीक है, तो संज्ञान और संवेग, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है, बहुत ही छोटा सवाल है, इसका देना है आपको जवाब। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो।
शिक्षक निर्देशित, सहपाठियों द्वारा निर्देशित, या पाठ्यपुस्तक निर्देशित, या स्वनिर्देशित। क्वेश्चन नंबर 30 बताओ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए मेरे भाई, क्या सही हो जाएगा। स्वनिर्देशित हो जाएगा। अगर स्वनिर्देशित हो जाएगा, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। स्वनिर्देशित अगर हो जाएगा तो अधिक सार्थक और प्रभावशाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,